तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसपीटी एक्ट के बारे में। तो एसपीटी एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि एसपीटी एक्ट आखिर जो है वह लागू क्यों किया गया था। वह लागू इसलिए किया गया था क्योंकि जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, आदिवासी लोग, उनकी ज़मीन पे ना लोग बाहर से आकर के अपना अपना हक जमा लेते थे, उसको खरीद लेते थे और फिर आदिवासी उसमें खेती नहीं कर पाते थे। तो इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए एसपीटी एक्ट लाया गया। जिस प्रकार से सीएनटी लागू किया गया था उसी प्रकार से एसपीटी भी लागू किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 1 नवंबर, ठीक है, 1949। कहाँ कहाँ लागू किया गया? यह लागू किया गया है गोड्डा, ठीक है, दूसरा दुमका, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा, ये इन सब जिलों में लागू किया गया है। और हम लोग इसमें ना पढ़ेंगे कि आखिर कितने अध्याय हैं, कितने धाराएं हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि टोटल 72 धारा है और अध्याय इसमें है 9 अध्याय। ठीक है, सवाल आ सकता है कि आप बताएं कि एसपीटी एक्ट में कितने धाराएं हैं, तो उसमें 72 मारिएगा आप और अध्याय में 9। ठीक है, और हम लोग इसका पहले इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं उसको पढ़ेंगे क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट धाराएं केवल पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग धारा धारा 1 को देखेंगे। धारा 1 को हर कोई जानता है, परिभाषा लिखा हुआ रहता है इसमें, है ना, ये परिभाषा बताता है धारा 1। अब धारा 2 पे आते हैं हम डायरेक्ट। धारा 2 पे, धारा 2 पे ना अधिनियम को वापस लेने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अधिनियम को वापस लेने का प्रावधान। अच्छा, वापस लेने का प्रावधान का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये 6 जिला है, ठीक है, 6 जिला है ना, इधर देखिए, गोड्डा, दुमका, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ये 6 जिला है। अब ये 6 जिला है, तो 6 जिला में जमीन जो है वो जैसे कि ले रहा है कोई, है ना, कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो इस पे तो एसपीटी एक्ट के तहत तो नहीं लिया जा सकता, है ना, नहीं लिया जा सकता। केवल केवल और केवल गैर आदिवासी लोग ले सकते हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं वो नहीं बेच सकते, ना ही उसका जमीन कोई ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रावधान को, जो लेने देने का, बिक्री और मतलब क्रय और बिक्री का जो है प्रावधान, उस प्रावधान को सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार उस प्रावधान को हटा सकती है, यानी कि वापस ले सकती है वो, या फिर ये राज्य सरकार बाद में इसी चीज को हटाने के बाद फिर लागू भी कर सकती है। ठीक है, लागू भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि हटा दिया तो हटा दिया, नहीं। अगर मान लीजिए राज्य सरकार को लगा कि नहीं, इसमें फिर आदिवासी लोग का फिर से एकदम दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर से लागू कर देगा। और बाकी देखेगा सब ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं हटाना चाहिए तो हटा देगी फिर बाद में। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग धारा आते हैं 4 पे। धारा 4 में क्या है ना कि भूस्वामी को लेकर बताया गया है, और फिर ग्राम प्रधान के बारे में बताया गया है, खास ग्राम के बताया गया है, गैर खास ग्राम के बताया गया है, फिर खाली जोत के बारे में बताया गया है। तो हम लोग समझेंगे पहले भूस्वामी आखिर होते कौन है। तो भूस्वामी वह होते हैं जो भूमि का मालिक होते हैं। ठीक है, भूमि का मालिक। अच्छा, और ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान जैसे कि गांव का मुखिया होता है। जो ग्राम प्रधान है वो गांव का मुखिया होता है, इसमें देख रेख करता है, लगान वसूलता है, ये सब काम ग्राम प्रधान का रहता है। और खास ग्राम का क्या काम है? खास ग्राम का काम है जिस ग्राम में कोई भी ग्राम प्रधान नहीं होता है, जिस ग्राम में कोई भी ग्राम प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और गैर खास ग्राम में क्या होता है? गैर खास ग्राम में होता है कि ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, अच्छा, और खाली जोत, खाली जोत का क्या है? खाली जोत का मतलब वह होता है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, जिस जमीन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। मान लीजिए ये जमीन है और किसी ये नाम का व्यक्ति, इसका कोई भी बेटा नहीं है, तो यह जमीन खाली जोत कहलाएगा। ठीक है, यह जमीन खाली जोत कहलाएगा। अच्छा, आगे हम लोग पढ़ते हैं, धारा 5 को पढ़ते हैं। इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है,
ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अच्छा, नियुक्ति कैसे करेंगे? इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति तभी होगा जब 2/3 रैयत, मैं बोल रहा हूँ रैयत, काश्तकार नहीं, केवल और केवल रैयत, ठीक है, 2/3 रैयत की सहमति से, जैसे मान लीजिए एक गांव में टोटल 100 रैयत रहते हैं, ठीक है, तो इस 100 रैयत का 2/3 रैयत का सहमति चाहिए, ठीक है, तब जाकर के ये रैयत मतलब उस गांव में कोई ग्राम प्रधान बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 व्यक्ति खड़ा है, फिर 2 व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए 3 व्यक्ति खड़ा है, इसको कुछ वोट मिला, इसको कुछ वोट मिला, इसको कुछ वोट मिला, किसी का 2/3 नहीं मिला, तो यह नहीं बनेगा कोई भी इनमें से। फिर से वोटिंग होगी, फिर से वोटिंग होगी, और 2/3 जो जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा और वो ग्राम का प्रधान कहलाएगा। अच्छा, ग्राम प्रधान ऐसे नहीं होगा, ये तो चुना गया, अब इसको नियुक्त करेगा, कौन नियुक्त करेगा? उपायुक्त, उपायुक्त इसको नियुक्त करेंगे, ठीक है, उपायुक्त के द्वारा नियुक्त होगा ये। अब हम लोग धारा 9 में आते हैं। ग्राम प्रधान का जो, अब इसको नियुक्त कर दिया ग्राम प्रधान को, है ना, क्या वह जमीन, वह अपना जो पद है क्या उसको बेच सकता है? नहीं, बिल्कुल भी बेच नहीं सकता है, नहीं बेच सकता है, ना ही दान कर सकता है, ना ही किसी दूसरे को सौंप सकता है कि ठीक है मेरा उत्तराधिकारी है इसको हम सौंप देते हैं, नहीं, ये सब काम नहीं होगा। हस्तांतरण पर रोक है इस पे, ठीक है, हस्तांतरण पर रोक, ठीक है, हस्तांतरण नहीं कर सकता है। अब हम लोग धारा 10 पढ़ेंगे, केवल इम्पोर्टेंट धारा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे। धारा 10 में आएंगे, मूल रैयत, और एक होता है सह रैयत, यानी कि मूल रैयत का जो साथी होता है, जो उसका सपोर्ट करता है, मदद करता है, वो है। तो ये दोनों, अगर मान लीजिए एक बंजर भूमि है, ठीक है, और इस बंजर भूमि को अगर कृषि योग्य भूमि बना देता है ये लोग, ठीक है, तो यह बिना किसी कागजी का मतलब कार्रवाई से या फिर कागजी कुछ भी लेखा जोखी से, बिना किसी लेखा जोखी का ये जमीन ऑटोमेटिक इनका हो जाएगा। यह जमीन जो बंजर भूमि को इन लोगों ने कृषि योग्य भूमि बनाया है, ऑटोमेटिक इन दोनों का हो जाएगा। इसमें कोई भी उपायुक्त इसको रोकेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बना दिया है, ठीक है। अब आते हैं धारा 12। धारा 12 में है ना रैयत, रैयत में 3 प्रकार के इसमें किया गया है, ठीक है, 3 प्रकार का, कौन कौन? पहला किया गया है निवासी जमाबंदी, ठीक है, और एक होता है गैर निवासी जमाबंदी, ठीक है, और एक होता है नया, यानी नई रैयत, ठीक है। तो निवासी जमाबंदी आखिर कौन होते हैं? निवासी जमाबंदी वह होते हैं जो एक ही गांव में, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का गांव है और इसी गांव में ही ये खेती कर रहा हो, तो ये निवासी जमाबंदी रैयत हो जाएगा। लेकिन वही गैर निवासी क्या होगा, ये इसका घर है, गांव है, और ये दूसरे गांव में जाकर खेती कर रहा है, तो ये गैर निवासी हो जाएगा, ठीक है। और नए रैयत, नए रैयत वह कहलाएंगे जिसको अभी अभी नया नया रैयती प्राप्त हुआ हो, जिसको अभी भी नया नया खेती करने के लिए लगाया गया हो, फिर रैयत उसको दिया गया रैयती का, ठीक है। अब हम लोग धारा आगे बढ़ते हैं, धारा 14 में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि रैयत तो प्राप्त हो गया है ना, अब रैयत तो प्राप्त हो गया, क्या इसको बेदखल करेगा? नहीं, बेदखल नहीं कर सकता। कौन बेदखल नहीं कर सकता? भूस्वामी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी बेदखल इसको नहीं कर सकता है। भूस्वामी क्यों नहीं कर सकता? इसका जमीन है, ये कुछ भी कर सकता है भूस्वामी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूस्वामी नहीं कर सकता है, तब तक नहीं कर सकता है जब तक इस पे किसी प्रकार का कार्रवाई ना हो, मतलब कार्रवाई कहने का मतलब कि ये कुछ गलत काम ना किया हो, ठीक है। मान लीजिए भूस्वामी ऐसे ही इसको हटा देगा तो ये तो आखिर बेरोजगार हो जाएगा, इसका खाना पीना कैसे होगा, इसका परिवार कैसे चलेगा? तो भूस्वामी क्या करेगा, उपायुक्त को बोलेगा कि देखो मेरा जमीन का इसने जो है वो अपना उद्योग खोल दिया है, या फिर कोई किसी प्रकार का वो काम खेती के अलावा कुछ और काम करने लग गया है, ठीक है। तो उपायुक्त देखेगा, जांच पड़ताल करेगा कि हाँ क्या ये जो भूस्वामी बोल रहा है क्या वह सही है।
अगर सही पाया गया तब रैयत को बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको वार्निंग दिया जाएगा। वो उपायुक्त या फिर भूस्वामी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब धारा 15 पे आते हैं। तो आप बोलेंगे कि फिर रैयत क्या कर सकते हैं? रैयत केवल खपरा, खपरा बोले तो जो इससे मिट्टी का घर जो होता है उसमें जो ऊपर लगता है खपरा टाइप का, ठीक है, उसको कहते हैं खपरा, ईंट, ये सब बना सकता है, लेकिन केवल और केवल अपने इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए नहीं, केवल और केवल अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, केवल अपने इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकता है वो, ठीक है। अब धारा 17 पे आते हैं। 17 में क्या है कि खेती करने के साथ साथ, ठीक है, खेती करने के साथ साथ क्या काम कर सकता है वो? पेड़ लगा सकता है, पौधा लगा सकता है, झाड़ लगा सकता है, ये सब चीज़ लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, और अगर लगाने को तो लगा दिया बिना सहमति से, बिना अनुमति से किसी का, ठीक है, उसमें कोई किसी से अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वहीं अगर पेड़ को काटना हुआ तो पेड़ को काटने के लिए ना हमको एसडीओ से अनुमति लेनी होगी, डीसी नहीं, एसडीओ, ये याद रखिएगा, अनुमंडल से, अपना अनुमंडल पदाधिकारी से, ठीक है, उससे अनुमति लेना होगा। वो अनुमति दिए तो ठीक काट सकते हो, नहीं दिए तो नहीं काट सकते हो, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अपना खेत में ये किसी तरह का झाड़ लगाया, कुछ भी लगाया, तो सब फल का जो हक होगा, वो फल फूल जो भी है वो सारा हक रैयत के पास रहेगा वो खाने का, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, वो फल फूल वगैरह खाने का, तोड़ने का हक रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रावधान किया गया है, क्या? ये ला एंड रेशम का उत्पादन कर सकता है। रैयत अपनी भूमि पे लाह और रेशम का उत्पादन कर सकता है बिना किसी टैक्स का दिए हुए। गवर्नमेंट अगर आप रेशम का उत्पादन करते हैं तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है अलग से अतिरिक्त, लेकिन इसमें नहीं लेगी, इसमें नहीं लेगी। सिंपल सी बात समझिए आप कि ये गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लेगी, और ना ही भूस्वामी कोई अलग तरह का कर लेगी, ठीक है। अब हम लोग धारा 18 पे आते हैं। धारा 18, क्या ये भूमि में, इस रैयत अपनी भूमि में जो है वो क्या भवन निर्माण कर सकती है? नहीं, वो नहीं कर सकती है, लेकिन भूस्वामी, जो भूस्वामी है वह कर सकती है भवन का निर्माण अपना जमीन पे, और रैयत भी कर सकता है, लेकिन वह जमीन भूस्वामी का होना चाहिए, भूस्वामी का नहीं होना चाहिए, वह जमीन रैयत का होना चाहिए, ना कि भूस्वामी का होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग धारा 19 पे आते हैं। धारा 19 पे जोत का विभाजन कर सकता है या फिर लगान का बंटवारा इसमें प्रावधान किया गया। अगर मान लीजिए विभाजन किया जा सकता है, ठीक है, जैसे जोत का विभाजन है ना, जोत का विभाजन, तो जोत का विभाजन कैसे होगा? मान लीजिए ये जमीन है और इसको हम लोग 3 भाग में बांटना है, तो जोत का विभाजन कैसे होगा? क्या इसको बराबर बराबर में बांट दिए तो हो गया? हाँ, ये हो गया, परंतु इसमें एक और प्रावधान है कि मान लीजिए किसी यहाँ 3 भाई है टोटल, ठीक है, ये 3 भाई है, और 3 भाई में से एक भाई सक्षम नहीं है खेती करने में, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो क्या उसको उतना जमीन दे देगा ये लोग? ये दोनों तो नहीं ना देगा कि भाई तू तो वैसे भी मतलब कि भाई है मेरा, जमीन तो खेती कर नहीं सकता है तुम, अब जो खेती नहीं कर सकता है तो एक काम करो, तुम थोड़ा अपना कम खेत ले लो, बस काम चलाओ और हम लोग को दे दो बाकी, है ना, हम लोग को दे दो बाकी। अगर ये सहमत हो गया, अगर ये सहमत हो गया तो बोलेगा ठीक है। तो अब क्या करेगा? जमीन का बंटवारा करेगा। अब जब जमीन का बंटवारा करेगा ना, जमीन का बंटवारा इस तरह से करेगा कि ये ज़्यादा ले लिया, ये ज़्यादा ले लिया और इसको कम दे दिया, है ना। यानी कि ये 100 रुपया है, 100% है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, इसमें से इसको कुछ दे दिया, 20% मान लो दे दिया, और बाकी 40-40 ले लिया ये लोग। तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 100 रुपया है, इसमें प्रावधान किया गया, अगर मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपया में कम से कम 3 रुपया का जमीन इसके पास होना चाहिए, जो विकलांग है
उसके पास 3 रुपया का जमीन होना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके पास कम से कम 30% जमीन होना चाहिए। बाकी जो बचा इस 35% ये दोनों रख लेगा। ठीक है, 30%। हाँ, 30% क्यों? क्योंकि 30% में से 3 रुपया जो है, 100 रुपये में से 3 रुपया जो है सरकार को कम से कम देना है टैक्स। 3 रुपया से कम नहीं, 3 रुपया फिर 3 रुपया ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन 3 रुपया से कम नहीं। अगर 3 रुपया से कम अगर कर दिया तो यह मान्य नहीं होगा, यह बंटवारा मान्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, यह मान्य नहीं कहलाएगा। लेकिन वही अगर 3 रुपया दे दिया तो यह मान्य कहलाएगा। अच्छा, भूमि का विभाजन तो कर दिया, क्या इसमें किसी का सहमति चाहिए? हाँ, बिल्कुल भी चाहिए। भूस्वामी का जो विभाजन करेगा, लगान का बंटवारा करेगा, वो सहमत ना हो तो रैयत का जो है उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। जैसे मान लीजिए भूस्वामी जो है उसका जमीन इन लोग 3 भाई में बांट लिया अपना, कि हम इतना में खेती करेंगे, इतना में खेती करेंगे। ठीक है, अब खेती नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए भूस्वामी इसको अनुमति नहीं दे रहा है कि नहीं हम अपना जमीन का बंटवारा इस तरह नहीं करेंगे, तुमको रखना हो तो केवल एक को रखो, नहीं रखना हो तो मत रखो। तो ये जाके क्या करेगा, उपायुक्त को आवेदन देगा कि देखिए ऐसे सब बात है, तो हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग 3 भाई खेती करना चाहते हैं, हम लोग इनको कर देंगे, जितना भी इनका है उनका कर देंगे, हम बस अलग अलग करना चाहते हैं। तो वो उपायुक्त बोलेगा ठीक है, बुलाओ भूस्वामी को। भूस्वामी को बोला, अगर भूस्वामी ये अगर इसको लगा कि हाँ ठीक है दे दो, तो भूस्वामी दे देगा, अगर बोलेगा नहीं तो नहीं देगा, बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम लोग धारा 20 पे। इसमें लिखा हुआ है कि रैयत अधिकारों के हस्तांतरण पर रोक। ठीक है, अधिकारों के हस्तांतरण पर रोक। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? रैयत जो है ना, अपना जमीन को बेच, दान, पट्टा या बंधक पर नहीं दे सकता है, किसी को भी नहीं। क्या नहीं कर सकता है? बेच नहीं सकता, दान नहीं दे सकता, बंधक पे नहीं दे सकता, या फिर पट्टा पे नहीं दे सकता किसी को। ठीक है, अच्छा, अगर बोला कि अगर ये न्यायालय चला गया तो न्यायालय के आदेश पर भी नहीं दे सकता, न्यायालय के आदेश पर भी नहीं दे सकता। अच्छा, पिताजी अगर पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तो जमीन उसके वैध जो होगा उसका जो, जैसे पिताजी इसका अगर मान लीजिए एक बेटा है तो यह जमीन इसका होगा, ना कि किसी और का। ठीक है, किसी और का तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कोई इस पे, ये भूस्वामी था और ये रैयत था, बोलेगा कि हम इतना दिन से खेती कर रहे हैं, ये हमारा हो गया ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका हो जाएगा, इसका बेटा का ऑटोमेटिक, बिना किसी लेखा जोखा का। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए इसका पिताजी मर गया, अब ये इसका भाई बेटा रह गया, अब बेटा इसका कोई बहन बेटी भी थी तो इसकी बहन हुई। अब मान लीजिए बहन को ये चाहता है कि हम अपना खेती का कुछ हिस्सा दे दें, तो वो दे सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? जो बहन या बेटी जो भी होगी वह उस संथाल परगना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये खेत है, ये उसका हिस्सा दे दिया इसने, और ये गांव है। ठीक है, ये मान लीजिए गोड्डा है, ये मान लीजिए आपका साहेबगंज है, तो ले सकता है। ठीक है, यानी कि ये दे सकता है, लेकिन वही गोड्डा से अगर गिरिडीह आ गया तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो गिरिडीह संथाल परगना क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? केवल और केवल उसी संथाल परगना के निवासी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग धारा 21 पे आते हैं। धारा 21 में है गैर आदिवासी रैयतों के हस्तांतरण के अधिकार। ठीक है, यानी कि गैर आदिवासी क्या कर सकता है? गैर आदिवासी अपना जमीन बेच सकता है। ठीक है,
इसके लिए क्या करवाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है, और शुल्क देना होगा, रजिस्टर शुल्क देना होगा इसको, तब ये बेच सकता है। इसमें इतना ही था और कुछ नहीं। धारा 22 पे आते हैं। इसमें लिखा है विशेष परिस्थिति पर रैयत अस्थायी रूप से किसी दूसरे को सौंप सकता है। यानी कि रैयत जो है गांव में अगर नहीं है, मान लीजिए, या फिर बीमार है, या फिर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, या फिर नाबालिग है, या फिर विधवा है, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है, रैयत अपना किसी ट्रस्टी को दे सकता है खेती करने के लिए। ठीक है, तुम खेती करो इस पे और हमको कर दो, ठीक है, लेकिन बेच नहीं सकता, बेच बिल्कुल भी नहीं सकता। वह केवल और केवल खेती के लिए दे रहा है, ठीक है। अच्छा, खेती के लिए दिया, मान लो यह बीमार था, बीमार से अब ठीक हो गया, अब ये नाबालिग था, नाबालिग से भी आ गया, बालिग में आ गया, अब रैयत गांव में नहीं था, गांव से गांव में आ गया, तब क्या होगा, अब मान लीजिए 10 साल बाद आया, 12 साल बाद आया, तो कभी भी आए, कभी भी ठीक हो, भूस्वामी कभी भी, ये रैयत कभी भी ठीक हो अपना, ठीक है, जब भी ठीक होगा ना, ये ऑटोमेटिक ये खेत जो है वो रैयत के पास चला जाएगा। रैयत चाहता है कि नहीं तुम खेती करते रहो तो कर सकता है, अगर चाहता है कि नहीं ये खेती हमको वापस चाहिए तो ये ले सकता है। और बाद में यह जो ट्रस्टी था वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि हमने इतना दिन तक जमीन सौंप, मतलब खेती किया जमीन पे, तो ये जमीन मेरा हो गया, नहीं, वह जमीन केवल और केवल रैयत का ही था और उसी का ही रहेगा, ठीक है। बाद में उस पे किसी भी प्रकार का मालिकाना हक नहीं जता सकता है। हाँ, लेकिन अगर रैयत 10 साल तक, है ना, गांव में अपना खेत को देखने के लिए आता ही नहीं है, तब तब मालिकाना हक खो सकता है वो, ठीक है। मान लीजिए कोई संथाल परगना क्षेत्र का व्यक्ति हो, वो किसी दूसरे जगह रहता हो, खेत अपना देखने कभी आता ही नहीं हो, बस ये रैयत किसी ट्रस्टी को दे रखा है, और ये 10 साल से ज़्यादा हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, ये जो एसडीओ है वो देखेगा, ठीक है, कि इसका क्या बात है, आखिर भाई ये आया नहीं अभी तक देखने के लिए ज़मीन किसी भी प्रकार का, तो ये ना, इसका जो खेती का रैयती है वो समाप्त किया जा सकता है इसमें, ठीक है। वो जो खेती का ट्रस्टी हो सकता है उसी को दे दे, वो उपायुक्त या फिर एसडीओ पे डिपेंड करता है कि इसको किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं धारा 23 पे। धारा 23 में है कि रैयत अपनी जमीन का अदला बदली कर सकता है, अर्थात कि जैसे मान लीजिए यह एक रोड है, ठीक है, और यह एक जमीन है, एक जमीन नज़दीक के रोड के किनारे है, एक जमीन रोड से थोड़ा दूर में है, ठीक है, तो क्या ये जमीन बदल सकती है, नहीं बदल सकती, क्यों, क्योंकि इसका मूल्य मान लीजिए 10 रुपया है, तो इसका मूल्य तो 8 ही रुपया है दूर में, तो नहीं हो सकती। अर्थात अर्थात यह हुआ कि अदला बदली तभी होगा जब एक जमीन का वैल्यू दूसरे जमीन का वैल्यू से इक्वल हो, तब जाके अदला बदली इस जमीन का होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 23 के बाद 29 पे आते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट धारा केवल कर रहे हैं, तो ठीक है, 29 पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया कि जोत का जो बंदोबस्त की वैधता है ना, उसके बारे में बताया गया, अर्थात जो बंजर भूमि है, खाली भूमि है, उसको बंदोबस्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्यों, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बंदोबस्ती जो है उसका एक लिमिटेशन है ना, और उपायुक्त की अनुमति से कर सकता है, हाँ बिल्कुल भी कर सकता है, उपायुक्त की अनुमति। अच्छा, उपायुक्त किससे लेगा, उपायुक्त पूछेगा, किससे पूछेगा, ग्राम प्रधान से। हम लोग ग्राम प्रधान को क्यों नियुक्त किए हैं, ग्राम प्रधान से पूछेगा, और फिर जो मूल रैयत है उससे पूछेगा कि इसका बंदोबस्ती की वैधता जो है वो खत्म हो गया फिर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, खत्म कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या बंदोबस्ती का मतलब क्या समझिए आप लोग, इसमें बंजर भूमि को लेकर के बताया गया, बंजर भूमि या फिर खाली जोत के बारे में। खाली जोत है तो वो केवल और केवल रैयत कर सकता है उस पे ना खेती, अभी पीछे बताया था आपको कि रैयत कर सकता है उस पे,
अगर वो कृषि योग्य बना दिया तो रैयत या फिर सह रैयत को दे दिया जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बंदोबस्ती उसका, है ना। अब धारा 30 पे आते हैं। खाली जोत के उप विभाजन पर प्रतिबंध है इसमें, यानी कि इसमें 2 शर्त लगाया गया है। कौन कौन सा शर्त? पहला, खाली जोत है उसका उप विभाजन कर सकते हैं कब? जब भूस्वामी सहमति हो, भूस्वामी सहमत हो। दूसरा, उपायुक्त ये इसका अनुमोदन हो, यानी कि भूस्वामी का सहमति और इसका अनुमोदन, तब जाकर के हम उसका उप विभाजन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। किसका? खेत का। ठीक है, खाली जोत का। अब आते हैं धारा 33 पे। धारा 33 में है, बंजर भूमि पर अगर 5 वर्ष तक खेती नहीं किया जा सकता। ठीक है, बंजर भूमि पर अगर 5 वर्ष तक खेती नहीं करता है तो रैयती जो है ना, जो रैयत है वह रैयती को खो देगा फिर खो सकता है। ठीक है, अगर 5 साल तक अगर वह खेती नहीं करता है, ऐसे जमीन ले लिया चुपचाप सुतल है ना, ये चुपचाप सुतल है, ये खो सकता है किसी और को, ये जमीन ऑटोमेटिक किसी और को दे सकती है उपायुक्त। ठीक है। धारा 34, धारा 34 में क्या है कि जो बंजर भूमि को है, बंजर भूमि है ना, उसको शमशान या फिर कब्रिस्तान बनाया जा सकता है। ठीक है, कब्रिस्तान बनाया जा सकता है। ठीक है, किसके आदेश पे? उपायुक्त के आदेश पे। ठीक है। अच्छा, अब 37 पे आते हैं। 37 में है कि जो बंजर भूमि है उसका और क्या प्रयोग किया जाता है? बंजर भूमि का प्रयोग जानवरों को चराने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन केवल और केवल चराने के लिए। हम लोग 38 में पढ़ेंगे कि इसमें चराने के लिए प्रावधान किया गया है, और इसमें बताया गया है कि केवल और केवल चराने के लिए, ना कि दुकान या फिर मकान या फिर किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं कर सकते हम, ना ही घर बना सकते हैं। केवल और केवल चराने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए किसी जैसे कि मान लीजिए यहाँ 100 व्यक्ति रह रहा है एक गाँव में। ठीक है, और एक छोटा सा प्लेस है वो जो 3% बंजर भूमि है ऑलरेडी पहले से, लेकिन 2%, 10% और भी इधर है, लोग यहाँ पे चराने जा रहा है, तो इस बंजर भूमि को उपायुक्त 5% तक कर देगी। ये लिमिटेशन यहाँ से हटा करके ये लिमिटेशन यहाँ तक कर देगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है, किसी गांव में अगर 5% से कम अगर चराने का जगह है तो उसको 5% तक किया जाए। बंजर भूमि को काट करके कुछ हिस्सा और उसमें दिया जाए, किसको? इन गांव वालों को, ताकि ये अपने पशुओं को अच्छे से चरा सके। ठीक है। अब धारा 42 पे आते हैं। 42 में है, उपायुक्त का जो है ना अवैध कब्जे से बचाना है काम उसका। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये नाम का व्यक्ति, ये बहुत बदमाश है। ये क्या करता है, जहां भी खाली देखता है ना खेत, जाके उस पर कब्जा कर लेता है। कब्जा कर देता है, कह देता है कि ये मेरा खेत है, मेरा खेत है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति इधर देख लिया, अरे ये तो खेत किसी और का था, ये जाके कहा क्या, उपायुक्त को बता दिया, देख ऐसे ऐसा बात है। ठीक है, ये जाके जो इसने कब्जा किया था ना, इसने इसके मुँह एकदम लटक गया, एकदम पट से एकदम। इस कब्जा जो किया था इसने, ये उपायुक्त अपने कब्जे में ले लिया, इसको हटा दिया। ठीक है, और फिर आते हैं हम लोग 42 के बाद 52 पे आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट 52 है, 53, 54 मतलब 43, 44 ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल प्रीवियस ईयर में देखिएगा आप लोग, सवाल ज़्यादा नहीं पूछा गया, इस सब चीज़ से सवाल यही सबसे आया है, तो हम लोग इसी में जाएंगे डायरेक्ट 52 पे। इसमें बताया गया कि अतिरिक्त वसूली या अवैध मांग पर रोकना है इसको। कैसे? कोई मान लो कोई भूस्वामी है, वह ज़्यादा कर मांग रहा हो, ठीक है, तो इस पे ना उपायुक्त रोकेगा, इसको मना करेगा, यानी कि किसी न किसी प्रकार से ये रोकेगा, किसी इसको कंप्लेंट जाएगा, कंप्लेंट के जरिए जाके ये
रोकेगा इसको कि नहीं, इतना नहीं लेना है तुमको। अगर 10 रुपया तुम्हारा कर लेने का है तो तुम 11 नहीं ले सकता है, 10.1 नहीं ले सकता है, केवल और केवल 10 या फिर 10 से कम ले सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। अब 53 रुपये आते हैं, 53 पे इसमें लिखा गया है विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण, यानी कि जो भूस्वामी है या जो सरकार है वह भवन निर्माण कर सकती है, धार्मिक स्थल बना सकती है, वह शैक्षिक कार्य कर सकती है, खान उद्योग वगैरह कुछ भी अपना वो कर सकती है, क्योंकि वह भूमि भूस्वामी का है। तो भूस्वामी अपना जमीन पे कुछ भी करे, है ना। सरकार, आखिर सरकार का ही भूमि पे हम लोग ना टैक्स दे रहे सरकार को, यानी सरकार की भूमि है वो, तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपना काम कुछ ना कुछ अपना जो मन वो करेगी, आप लोग देखते ही होंगे, है ना। और फिर धारा 54 पे आते हैं। इसमें राज्य सरकार जो है ना वो नियम बनाएगी, आखिर क्या नियम होगा क्या नहीं होगा, वो राज्य सरकार इसमें नियम तय करेगी कि आखिर क्या नियम होना चाहिए एसपीटी में, क्या नहीं होना चाहिए, इस गांव में क्या नियम बनाना है, इस गांव में क्या नियम बनाना है, क्या नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका धारा 54 में कि सरकार जो है वो नियम बनाएगी। ठीक है, अब 56 पे आते हैं। मान लीजिए कोई लगान नहीं दिया है, लगान नहीं दिया है, तो डीसी या फिर राजस्व न्यायालय के आदेश के बिना उसको रैयती से नहीं हटाया जा सकता है। जब तक अगर नहीं दिया है तो वो उपायुक्त के पास जाए या फिर राजस्व न्यायालय के पास जाए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ राजस्व न्यायालय के पास जाए, तब जाकर के रैयती हटाया जा सकता है उसको। ठीक है, आदेश 57 पे आते हैं। 57 पे आदेश के विरुद्ध, है ना, आदेश अगर मान लीजिए आदेश दे दिया इसने कि हाँ मतलब अब तुमको हटाया जा सकता है, तो इसके विरुद्ध अगर कार्य करना है तो वो 90 दिन के अंदर अंदर वो काम कर सकती है कि हाँ ठीक है हमको हटा दिया गया है, अब हमको अपील करना है। तो अपील कहाँ करेंगे? ऊपरी न्यायालय में, ऊपरी न्यायालय में अपील करेंगे ताकि हमें वो फिर से रैयती प्राप्त हो। ठीक है, यह किस में आ जाएगा? 57 में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 60 पे। धारा 60, इस पे क्या लिखा गया है? पुनर्विलोपन, पुनर्विलोकन। ठीक है, इसमें क्या है, जो जैसे मान लीजिए कहीं किसी गांव का डीसी है और ऐसे किसी जिला का डीसी है या फिर संथाल परगना क्षेत्र का डीसी आया और ये डीसी का रिटायरमेंट हो गया, रिटायर होकर चला गया ये, अब यहाँ पे नया डीसी आया। अब जब नया डीसी आया तो क्या करेगा, ये देख सकता है पुराना जो भी कार्य किया गया डीसी द्वारा वो क्या सही किया है गलत किया है। अगर सही किया है तो ठीक, अगर लग रहा है इसको लग रहा है कि अगर गलत किया है तो इसको फिर से देख करके इसको फिर से सही किया करेगा इसके अनुसार। ठीक है, यह आ जाएगा 60 में। अब आते हैं 63 पे। इसमें मुकदमों पर रोक है इसमें, है ना, यानी कि उपायुक्त द्वारा जो दिए गए आदेश है उसको बदल नहीं सकता है, उसको न्यायालय भी नहीं बदल सकती है। ठीक है, न्यायालय भी नहीं बदल सकती है। ठीक है, अब आते हैं 65 में। 65 में क्या है, किसी रैयत को अगर उसकी जोत से अगर बेदखल कर दिया गया है ना तो 2 वर्ष के भीतर 2 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। किसके उसके खिलाफ आवेदन दे सकता है, लेकिन 2 वर्ष के भीतर ही आवेदन देना होगा, उसके बाद नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 65 में। अब 67 में आते हैं, जुर्माने की वसूली। जुर्माने की वसूली यानी जो जुर्माना, जैसे मान लीजिए जुर्माना नहीं भरने पर लगान की तरह जो उस पर कार्रवाई कर सकती है। जैसे मान लीजिए किसी का जमीन है, किसी रैयत को जुर्माना देना हो लेकिन जुर्माना नहीं दिया है तो उस पर लगान की तरह ही उस पर कार्रवाई होगी, ना कि जुर्माने की तरह। लगान जैसा होता है उसी प्रकार से इसमें भी कार्रवाई होगा। ठीक है,